नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं, हम क्वांटम मैकेनिक्स में हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, हमने बोर मॉडल के बारे में अब पढ़ा था, ठीक है ना। तो बोर मॉडल के बारे में मैंने ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट क्लियर किए थे। तो आज छोटा सा टॉपिक आज हमारे पास क्या है, डेरिवेशन ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन फॉर्मूला फॉर अ हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है। तो ये आज हमें पढ़ना है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और आपको थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा। देखो ध्यान से, देखो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, कितने हैं, लगभग 75% लोग हैं जो चैनल देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब उन लोगों ने नहीं किया है। सिर्फ 25% लोगों ने किया। देखो मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ और जो कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ किसी बुक में भी आपको आसानी से वो चीज़ नहीं मिलेंगी जिस तरीके से मैंने उनको प्रेजेंट किया है। और बहुत आसान तरीके से मैंने चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। और दूसरे टीचर की तरह अब सभी लोग जानते हैं, इस बात से भली भांति परिचित हैं कि बहुत से टीचर आएंगे, बकवास करेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, इधर उधर की बातें करते हैं, बकवास ज़्यादा करते हैं, पढ़ाते कम है, ठीक है। और मैं ये भी बता दूं आपको, इन 75% लोग जो नहीं देख रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ द बॉयज़ ही हैं, ठीक है। मैं आपके साथ कल डाटा शेयर करूँगा। और जो गर्ल्स हैं ना, मोस्ट ऑफ द वही होंगी जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा ना कीजिए, इतनी मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कभी आपको नहीं बोलता सब्सक्राइब करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। कभी कभार मैं ये चीज़ों को कहता हूँ, ठीक है ना। तो सपोर्ट मिलेगा तो देखो मैं पढ़ा पाऊँगा, नहीं तो मैं आप सभी जानते हैं मैंने पिछले 4-5 महीने से नहीं पढ़ाया था और यही वजह थी, ठीक है ना। समझ में आई बात। तो आइए बिना समय गंवाइए स्टार्ट करते हैं। तो जो पढ़ना है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो आज हम स्पेक्ट्रल लाइन फॉर्मूला पढ़ेंगे, इसको हम रीडरबर्ग फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें ये पढ़ना है और इसके कंसेप्ट को ध्यान से समझना है और किस तरीके से ये फॉर्मूला मदद करता है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम को समझने में। तो लेमन सीरीज़ क्या होता है, बाल्मर सीरीज़ क्या होता है, ठीक है ना। फिर हम पढ़ेंगे पास्चन सीरीज़ क्या होता है, ब्रैकेट सीरीज़ क्या होता है, पफन सीरीज़ क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज हमें पढ़नी है और फिर मैं आपको सीरीज़ लिमिट बताऊंगा। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है जो आज हमें कवर करना है, ठीक है ना। तो कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था जो टोटल एनर्जी होती है ना इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में, ठीक है ना, जो हाइड्रोजन लाइक एटम है या हाइड्रोजनिक एटम है वो कितना होता है, n = माइनस ये क्या है, रिड्यूस्ड मास Z² e⁴ 8 ε0² h²/n², ठीक है। तो देखो ये हमने रिड्यूस्ड मास लिया है और यदि आपको ध्यान हो मैंने कल आपको बताया था यदि मास हैवी होता है कि यदि जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी है एज कम्पेयर टू क्या है इलेक्ट्रॉन, वैसे होता भी ये न्यूक्लियस ज़्यादा हैवी होता है ना। तो जो हमारे पास हाइड्रोजनिक एटम होता है यदि मैं मास को नेग्लेक्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के मास को मतलब बहुत कम लेता हूँ और न्यूक्लियर मास को हैवी लेता हूँ, तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है, ये, ठीक है ना। नहीं तो यदि मैं कंसेप्ट लगाऊं फिजिक्स का, सिंपली दो ऑब्जेक्ट हैं, एक न्यूक्लियस होगा एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो दोनों सिस्टम में हमारे पास है। तो टू बॉडी प्रॉब्लम है तो हम क्या लेंगे, रिड्यूस्ड मास लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, रिड्यूस्ड मास है, Z एटॉमिक नंबर है और N क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये बेसिक सी चीज़ आप जानते हो और ये कल फॉर्मूला मैंने प्रूव भी कराया था, ठीक है। तो देखो स्पेक्ट्रल लाइन ओरिजिनेट कब होती है, क्या होती है, जब क्या होता है हमारे पास ट्रांजिशन होता है। ये मेरे पास सपोज हायर एनर्जी लेवल है, ये लोअर एनर्जी लेवल है। तो यदि हायर लेवल एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या रिलीज़ करेगा, एनर्जी रिलीज़ करेगा, ठीक है ना। तो कितनी एनर्जी होगी, वो होगी डिफरेंस ऑफ दीज टू एनर्जी लेवल्स, ठीक है ना। तो डेल क्या होगा, हायर एनर्जी लेवल में से, ठीक है ना, लोअर एनर्जी लेवल घटा दो, ये जैसे हमने यहाँ पे किया है, बहुत सिंपल है। तो देखो फॉर्मूला सीधा हम रखेंगे तो N2 के लिए N2 इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस है सिंपली, ठीक है ना। देखो -1 ऑलरेडी है, फॉर्मूले में माइनस होता है तो ये प्लस आ जाता है। अब ये टर्म मेरे पास क्या ले लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। देखो पॉजिटिव है ना, देखो 1/N2 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, तो सिंपली मेरे पास ये आ गया। तो बहुत ज़्यादा सिंपल कंसेप्ट है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है ना।
समझ में आई बात। तो कितना एनर्जी निकलेगा, जो जैसे मैंने बताया था, दो एनर्जी का डिफरेंस हम लेंगे तो कितना होगा, डेली कितना होगा, एच म्यू होगा, या म्यू कितना होगा, सी अपॉन में लैम्डा। ठीक है, तो कितना एनर्जी होगा, एच सी अपॉन में लैम्डा। तो हमने एच सी अपॉन लैम्डा रखा और ये हमारे पास सिंपली एस इट इज आ गया। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो एच सी को मैं नीचे ले गया तो एच स्क्वायर है तो क्या बन गया, एच क्यूब, सी भी चला गया और यही हमारे पास क्या होता है, यदि आप ध्यान से देखो, ठीक है ना, जेड स्क्वायर को मैं यदि हटा दूं तो ये मेरे पास क्या आएगा, रीडरबर्ग कांस्टेंट आ गया। ठीक है ना, टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नोट एच क्यूब सी, ये मेरे पास क्या आ गया, रीडरबर्ग कांस्टेंट आ गया। ठीक है ना, समझ में आई बात। ये रिड्यूस्ड मास है और आपको भली बात ही जानते हो, देखो ये हमारे पास कोई हाइड्रोजन लाइक एटम है ना, तो उसके लिए सिंपली ये लिखा मैंने, तो हमारे पास देखो फॉर्मूला क्या बन गया, आर जेड और ये जेड स्क्वायर और ये सिंपली 1/n² स्क्वायर माइनस 1/2 दिस वन। समझ में आई बात। तो ये है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो 1/λ क्या वेव नंबर होता है, तो मैं इसको वेव नंबर के टर्म्स में यदि लिखना हो तो मैं क्या लिखूँगा, जेड स्क्वायर आर जेड 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है ना, या फिर 11th या 12th में भी आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा। समझ में आई बात। तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मुझे यहाँ से आपसे बताना चाहता हूँ, वो ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने जैसे आपको बताया था, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के लेक्चर्स आप देखोगे प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली 9 10 11 12 लेक्चर्स आप देखोगे तो आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। ठीक है ना, वहाँ भी इन चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो देखो ये मेरे पास रिड्यूस्ड मास है, तो रिड्यूस्ड मास क्या होता है मेरे पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, मैंने लिखा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। समझ में आई बात, ये फॉर्मूले में मैंने लिख दिया। अब ध्यान से देखो, यदि मैं इसको लूँ, ठीक है ना, और इसको लूँ, तो ये मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, यही तो मेरे पास रीडरबर्ग कांस्टेंट बनता है जब हैवी न्यूक्लियस होता है, यानी आर इन्फिनिटी। ये कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो बच गया मेरे पास क्या, एम पी एम ई प्लस एम पी। जब एम पी से मैं डिवाइड करूँगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो मेरे पास सिंपली क्या बचेगा, ये। समझ में आई बात। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि मैं हाइड्रोजन एटम के लिए लूँ तो देखो सिंपली क्या लिखूँगा, हाइड्रोजन एटम के लिए आर एच, और ये कितना हो जाएगा, आर इन्फिनिटी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, मास ऑफ एक ही प्रोटॉन होता है ना उसमें, तो ये आ जाएगा। ठीक है, यदि मुझे किसके लिए लिखना हो, यदि मुझे लिथियम के लिए लिखना हो, Li2 पॉजिटिव, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक एटम होगा ना 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन निकल के तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन बचे, तो हाइड्रोजन लाइक हो गया। तो ये फिर सिंपली कितना आ जाएगा, आर इन्फिनिटी, ठीक है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये न्यूक्लियर मास आ जाएगा, किसका न्यूक्लियर मास आएगा, लिथियम का। ठीक है ना, लिथियम 2 पॉजिटिव और ये प्लस। ठीक है, तो सिंपली फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा। समझ में आई बात। तो अब चलते हैं, हम अपना पढ़ते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब देखो लेमन सीरीज कब जनरेट होता है, यदि इलेक्ट्रॉन जंप करता है सेकेंड सेल से, थर्ड सेल से, फोर्थ सेल से, किस में, फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा, तो हमारे पास क्या मिलेगी, लेमन सीरीज मिलेगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये n इज इक्वल टू क्या है, 1 है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ सकते हैं, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। ठीक है ना, और ये n इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया। अब देखो, तो इसको सीरीज को क्या बोलते हैं, लेमन सीरीज बोलते हैं। ठीक है, और जो एनर्जी निकलती है ना ट्रांजिशन से, वो किस में निकलती है, अल्ट्रावायलेट रेज में। तो ये बात आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब देखो, तो फॉर्मूला देखो कितना सिंपल हो गया। देखो n1 तो हमारे पास 1 हो गया ना, 1 स्क्वायर माइनस, और n2 क्या हो सकता है, 2 3 4 5। समझ में आई बात। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, अब यदि बाल्मर सीरीज की बात करें, तो बाल्मर सीरीज कब होता है, यदि 2 में इलेक्ट्रॉन आएगा, कहाँ से आ सकता है 2 में इलेक्ट्रॉन, 3 से आएगा, 4 से आएगा, 5 से आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज। तो जो एनर्जी बाल्मर सीरीज में निकलती है उसको क्या बोलते हैं, विजिबल रीजन। क्या बोलते हैं, विजिबल रीजन। ठीक है, अब देखो एक और बात है, बाल्मर सीरीज में जो पहली लाइन होती है ना, जो n इज इक्वल टू 3 से जनरेट होती है, जो फर्स्ट लाइन होती है ना सीरीज में, जो n इज इक्वल टू 3 से किस में आती है, n इज इक्वल टू 2 में, उसको हम क्या बोलते हैं, H अल्फा। ठीक है,
जो दूसरे वाली लाइन है कहाँ से आएगी, 4 से 2 में आएगी, 4 से 2 में, उसको क्या बोलते हैं, एच बीटा। ठीक है, एक 5 से आएगी, किस में, 2 में ही आएगी, उसको क्या बोलते हैं, एच गामा। ठीक है, एक 6 से 2 में आएगी, उसको क्या बोलते हैं, एच सिग्मा। इस तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, तो बाल्मर सीरीज क्या होती है, विजिबल रीजन में आती है। तो देखो N1 कितना हो गया, 2 हो गया, और N2 की क्या हो सकता है, 3 4 5। ठीक है, समझ में आई बात। बस आपको ये ध्यान रखना है किस रीजन में लाई करती है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये विजिबल रीजन में लाई करती है। यदि मैं पश्चन सीरीज की बात करूं तो उसमें किस रीजन में लाई करती है, इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। ठीक है, समझ में आई बात। तो पश्चन सीरीज हमारे पास इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी, और N=3 में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, 4 से 5 से 6 से, इस तरीके से मेरे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब ध्यान से देखो, ये मेरे पास क्या हो गया, पश्चन सीरीज, ये किस रीजन में लाई कर रही है, इंफ्रारेड रीजन में। अब देखो, जो ये मेरे पास E1 इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने हाइड्रोजन एटम के लिए बनाया है। किसके लिए बनाया है, हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है ना, तभी तो देखो मैंने जेड नहीं लिया, जेड स्क्वायर होता है ना, तो जेड की वैल्यू क्या हो गई, 1। देखो जिस तरीके से एनर्जी ऊपर की तरफ जाएंगे तो एनर्जी क्या हो रही है, 0 के पास जा रही है। ठीक है ना, -3.4, -1.5, -0.8, धीरे धीरे क्या आ रही है, 0। और जब n का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तो यही हमारे पास यहाँ क्या होता है, कंटिन्यूस स्टेट में आ जाते हैं, कंटिन्यूम में बोलते हैं। किस में आ गए, कंटिन्यूम। अब यहाँ एनर्जी क्या होती है, कंटिन्यूस होती है। ठीक है ना, अब जैसे ही हम n की वैल्यू की तरफ आएंगे, यानी 1 2 3 बात करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगी, वैल्यू क्वांटाइज्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्वांटाइज्ड। समझ में आई बात। ठीक है, अब देखो, अब यदि मैं पफंड सीरीज की बात करूं या ब्रैकेट सीरीज की बात करूं, तो ब्रैकेट सीरीज जो होती है n=1 से किस में आएगा इलेक्ट्रॉन, 4 में, वो n=4 में आएगा। कहाँ से आ सकता है, तो ये यदि 4 है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, 5 से, है ना। इलेक्ट्रॉन किससे आएगा, 6 से। इलेक्ट्रॉन किससे आएगा, 7 से। ठीक है, तो सिंपली ये मेरे पास क्या हो जाएगी, ब्रैकेट सीरीज हो जाएगी। ये भी मेरा किस में लाई करती है, इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। समझ में आई बात। ये इंफ्रारेड रीजन में, ये किस में, फार इंफ्रारेड भी बोलते हैं। सिंपली पफन सीरीज का सबसे लास्ट, तो इसमें n=5 में इलेक्ट्रॉन आएगा, 6 से, 7 से, 8 से। ठीक है ना, इसको हम जनरली फार इंफ्रारेड बोल देते हैं। ठीक है ना, नहीं तो आप देखोगे आपको सिंपली ये मिलेगा, जो लास्ट की तीनों है, पश्चन सीरीज हो, ब्रैकेट सीरीज हो, पफन सीरीज हो, ये तीनों इंफ्रारेड रीजन में ही लाई करती हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डिटेल में बता दिया। इंफ्रारेड में, ये फार इंफ्रारेड में, ठीक है ना, फार इंफ्रारेड में। समझ में आई बात। ठीक है, अब देखो, इस डायग्राम को हम थोड़ा सा और विजुअलाइज करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। तो ये जो मेरे पास यहाँ पर एनर्जी क्या, जैसे मैंने बताया था, क्वांटाइज्ड है, यानी डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है ना, यानी मुझे लाइंस मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है, बाउंड स्टेट है, एनर्जी क्या है, नेगेटिव है। और जैसे n=इनफाइनाइट होगा, एनर्जी क्या हो जाएगी मेरी, 0। ठीक है ना, और फिर और ज़्यादा वैल्यू लूँगा तो 0 से वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा, क्योंकि अनबाउंड स्टेट होगी। और अनबाउंड स्टेट में ना वैल्यू हमेशा एनर्जी की क्या होती है, पॉजिटिव। ये बात अपने दिमाग में ध्यान रखना। और बाउंड स्टेट में वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है, तो यही होता है हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, यानी हर फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ हमें मिलेगी। ठीक है ना, देखो यहाँ पे तो डिस्क्रीटनेस है ना। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपको एनर्जी लेवल कोई इनके बीच में मिल जाएगा, है ना, नहीं, यहाँ ही होगा। समझ में आई बात। और गैप धीरे 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 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास लास्ट टॉपिक क्या बचता है, सीरीज लिमिट। ठीक है ना, अब देखो सीरीज लिमिट क्या, सीरीज लिमिट रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n2 टू अ स्पेसिफिक लोअर एनर्जी लेवल n1। ठीक है, तो सीरीज लिमिट कहने का मतलब क्या है, हमारे पास n2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट है, वहाँ से किसी कंटिन्यूस लेवल से ऐसे हम समझ सकते हैं, किस में इलेक्ट्रॉन आ रहा है मेरे पास, डिस्क्रीट में। ठीक है ना, n=1 में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज लिमिट। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, सीरीज लिमिट। क्योंकि अब हमें सीरीज, देखो सीरीज लिमिट इसको किस लिए बोलते हैं, क्योंकि जब देखो यहाँ ट्रांजिशन होगा तो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी, सीरीज मिलेंगी, जैसे लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पश्चन सीरीज मिलेगी। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो, तो जैसे ये मिल रहा है ना, अब जैसे
n थे 3 इज इक्वल 3 से 1 में आ रहा है, फिर 2 से 1 में आ रहा है, सीरीज मिल गया। और लास्ट में कहाँ से आ सकता है, इस सीरीज की लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, जब n की वैल्यू इनफाइनाइट से 1 में आएगा तो वही तो सीरीज लिमिट होगी। समझ में आया? जैसे लाइमन सीरीज में 1 में इलेक्ट्रॉन आएगा, कहाँ से आ सकता है, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से, तो लास्ट वाला क्या होगा, इनफाइनाइट से आ सकता है, तो लिमिट होगी, इसलिए सीरीज लिमिट नाम दे दिया गया। ठीक है, अब एक बात ध्यान से देखना, देखो एक तो हो गया सीरीज लिमिट, ठीक है, ये हो गया। एक चीज़ होता है जब हमारे पास देखो बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है ना। अब देखो ये मेरे पास क्या है, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट है, ये मेरे पास n है, कुछ वैल्यू है। देखो जब सीरीज लिमिट की वैल्यू आएगी तो ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि n बहुत दूर से, मतलब कहने का मतलब है अपर एनर्जी लेवल से मेरे पास इलेक्ट्रॉन n आएगा ना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, जब यहाँ से ट्रांजिशन होगा तो एनर्जी, तो ये एनर्जी गैप तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये एनर्जी गैप जब ज़्यादा होगा तो एनर्जी क्या होगा, यही तो है, तो एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या आएगी, मिनिमम। समझ में आई बात? तो हम मिनिमम वेवलेंथ आएगी हमारे की उस केस में, तो सीरीज लिमिट में मिनिमम वेवलेंथ कितनी होगी, 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू RH 1/n1 स्क्वायर, और n2 तो इनफाइनाइट होगा तो 0 हो गया, ठीक है ना, तो ये मिनिमम आ गया। समझ में आई बात? तो मिनिमम वेवलेंथ कितनी हो जाएगी मेरे पास, n1 स्क्वायर RH, ठीक है, समझ में आई बात? तो इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। तो यदि मुझे मिनिमम निकालना है किसके लिए, लाइमन सीरीज के लिए, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/RH, ठीक है ना। यदि मुझे मिनिमम निकालना है किसके लिए, बाल्मर सीरीज के लिए, ठीक है ना, तो बाल्मर सीरीज के लिए क्या होगा, n1 2 होता है इसमें, तो ये 4/RH हो गया। समझ में आई बात? यदि मुझे मिनिमम निकालना है पाश्चन सीरीज के लिए ना, तो कितना हो जाएगा, ये 3 होगा, 3 स्क्वायर 9/RH, ठीक है। अब यदि मैक्सिमम निकालना हो, लाइमन सीरीज में मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, तो देखो लाइमन सीरीज कब होता है, यदि n इज इक्वल टू 1 से देखो ये है, तो जब मेरे पास 1 में इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 से आ सकता है ना, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, तो मैक्सिमम वेवलेंथ कब आएगी, जब एनर्जी गैप मिनिमम होगा, है ना। समझ में आई बात? तो देखो, तो 1/λ मैक्सिमम, ठीक है, RH हाइड्रोजन के लिए। अब देखो तो लाइमन के लिए मैं निकाल रहा हूँ, तो 1 में इलेक्ट्रॉन आएगा, कहाँ से आना चाहिए, मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए, ठीक है ना, जब एनर्जी मिनिमम होगी। तो एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब वो n2 से 2 से आएगा 1 में, तो नहीं वो 2 से आएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास ये, ठीक है ना। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं अपना आंसर, ठीक है ना। तो मेरे पास लैम्डा मैक्सिमम कितना है, इसी तरीके से ना और जितना सीरीज है सभी में निकाल सकते हैं। तो ये मेरे पास कितना हो गया, ये आ गया। समझ में आई बात? ठीक है, सॉरी ये ना ये नीचे आएगा, ठीक है ना। अब देखो इस तरीके से ना एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम, लाइमन सीरीज में मिनिमम 1/RH था, तो मेरे पास ये कितना आ गया, है ना, तो ये रिलेशन आ गया लाइमन सीरीज के लिए, ठीक है ना। तो आपसे ना कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा के, तो इस बात का ध्यान रखना। तो हमने क्या समझा, मैक्सिमम वेवलेंथ जो होती है 4/3 टाइम्स होती है मिनिमम वेवलेंथ के। समझ में आई बात? ठीक है, तो अगला जो हमारे पास टॉपिक क्या है, बोर कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल। तो बोर कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि ये नील बोर ने इसके बारे में हमें बताया था। उन्होंने कहा जो क्वांटम मैकेनिक्स है ना, जो प्रिडिक्शंस है ना क्वांटम मैकेनिक्स की, वो एग्री करनी चाहिए किस प्रिडिक्शंस के साथ, क्लासिकल मैकेनिक्स की प्रिडिक्शंस के साथ, ठीक है। यानी क्वांटम मैकेनिक्स में मान लो मैं कुछ लिमिट्स लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, कुछ लिमिट्स, या अंडर सर्टेन कंडीशंस, क्या अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। तो उन अंडर सर्टेन कंडीशंस जो है क्वांटम मैकेनिक्स मुझे क्या देना चाहिए, क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स का रिजल्ट देना चाहिए। समझ में आई बात? तो क्या है बोर कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल, क्या है, इट स्टेट्स दैट द प्रिडिक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स शुड एग्री विद द प्रिडिक्शन ऑफ क्लासिकल फिजिक्स इन द लिमिट ऑफ लार्ज क्वांटम नंबर्स। जब क्वांटम नंबर्स क्या हो जाते हैं, लार्ज हो रखते हैं, या हम इस चीज़ को ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना, अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। तो या दूसरे शब्दों में कहे
क्वांटम सिस्टम जो होता है ना, वो जो क्वांटम सिस्टम होता है उसका बिहेवियर जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्लासिकल सिस्टम की तरह हो जाएगा, ठीक है ना, जब क्वांटम नंबर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब क्वांटम नंबर्स बिकम्स वेरी लार्ज। अब देखो एग्जांपल के तौर पर क्या है, तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास हाइड्रोजन का मैंने केस अभी ऊपर बताया था, तो जब हमारे पास बहुत ज़्यादा n का वैल्यू हो जाता है, ठीक है ना, तो n का वैल्यू बहुत ज़्यादा होने पर क्या होता है, जो एनर्जी गैप होता है ना, क्या हो जाता है, एनर्जी गैप ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, क्लासिकल अप्रोच में आ जाता है, क्या आता है, क्लासिकल अप्रोच हो जाता है, यानी क्लासिकल फिजिक्स में होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में ना किसी पार्टिकल का एनर्जी हमारे पास जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स में क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो जब n का वैल्यू n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, आपने मैंने ऊपर आपको डायग्राम भी बताया था, मैं फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब n का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, तो हमारे पास जो ये स्टेट है ना, ये क्या कंटिन्यूम है, तो एक क्लासिकल अप्रोच हमारे पास आ जाएगी, किसके साथ, जब हम क्वांटम मैकेनिक्स को अंडर सर्टेन कंडीशंस अप्लाई करेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। ये था हमारे पास कंटिन्यूम स्पेक्ट्रा देगा, ये कहता है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम देगा। समझ में आई बात है, दिस इज अंडर क्वांटम सिस्टम्स, ठीक है, समझ में आई बात। तो बोर कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल जो है बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ टिपिकल इसमें नहीं है। या एक और एग्जांपल मैंने आपको देखो बता रहा हूँ, जो एनर्जी लेवल्स होते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के क्वांटाइज्ड होते हैं, ठीक है ना। अब क्यों क्वांटाइज्ड होते हैं, अंडर क्वांटम मैकेनिक्स। अब ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन आपने हो सकता है कहीं पे ये फॉर्मूला भी देखो कोई भी हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है ना, तो हम जानते हैं क्लासिकल फिजिक्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर जिस फ्रीक्वेंसी से मान लो म्यू फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू एच म्यू। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये जो होता है कंटिन्यूस होता है, समझ में आई बात। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो एनर्जी होता है वो क्वांटाइज्ड हो जाता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी वो ऑसिलेट करेगा तो उसका एनर्जी हो जाएगा। तो ये जो एन इंट्रोड्यूस होता है ना, n+1/2, इसकी वजह से क्या होता है, क्वांटाइज्ड। यदि n का वैल्यू, यदि आप ध्यान से देखो एट लो n एनर्जी लेवल्स जो होगा, n का वैल्यू देखो आप 0 रखो, 1 रखो, ये 3 देखो, 0 रखोगे 1/2 एच म्यू आ जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है ना। 1 रखोगे 3/2 एच म्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से एनर्जी आएगी। तो एट लो एन जो एनर्जी लेवल्स होंगे डिस्क्रीट होंगे। समझ में आए बात, यानी आप देखो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये 0.5 एच म्यू आएगी, ये कितनी आएगी 1.5 एच म्यू आएगी। समझ में आया, इनके बीच में एक वैल्यू लाई करती है एच म्यू, वो कभी भी क्वांटम का जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा वो वैल्यू कभी नहीं हो सकती, चाहे तो ये होगी चाहे होगी। समझ में आया, यानी एनर्जी क्या हो गई, क्वांटाइज्ड होगी। लेकिन जैसे एन का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, जो स्पेसिंग होती है एनर्जी लेवल्स के बीच में वो नेग्लिजिबल हो जाती है। क्या हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। जिस तरीके से मैंने हाइड्रोजन एटम का केस बताया था ना आपको, उसी तरीके से हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी होता है, ठीक है ना। तो जो हमारे पास डेल जो डिफरेंस आएगा, ठीक है ना, वो क्या आएगा, एच म्यू आएगा। समझ में आई बात। एंड द ऑसिलेटर बिहेव्स एज इफ इट हैज़ अ कंटिन्यूस रेंज ऑफ एनर्जीज कंसिस्टेंट विद द क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। तो आप कोई सा भी एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हो, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। और आपको एक और मैं बात बता दूँ, बोर कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल जो होता है इट इज़ इवन वैलिड फॉर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में देखो हमारे पास जो मास होता है वो क्या होता है, 1 इज यही तो होता है, ठीक है ना। तो इसमें मैं कुछ कंडीशन से लगाऊँ, क्या कंडीशन लगाऊं, यदि जो ऑब्जेक्ट है उसका जो स्पीड है ना वो बहुत कम है, किससे, स्पीड ऑफ लाइट से, तो उस केस में ये टर्म तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो मेरे पास मास क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू m0, यानी रेस्ट मास के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यही तो होता है हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स में। समझ में आई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, या जिसको हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। समझ में आए बात। तो अंडर दिस तो हाँ, बोर कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए भी एक तरीके से वैलिड है। समझ में आए बात। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मिलता है अगले टॉपिक में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।